गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं आपकी हिंदी क्षितिज के पाठ नंबर 4 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, जिसकी लेखिका हैं चपला देवी जी। तो द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में कई जानकारियां उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन की गति दी। उनमें से ही एक लेखिका चपला देवी भी हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं से पूरे जगत को आश्चर्यचकित कर दिया। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है जब सन 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की यह बात है। तो 1857 ईस्वी की क्रांति के विद्रोही नेता धूधू पंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला था। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे ही हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने पाठ नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, इसके पीछे क्या कहानी है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। तो 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धूधू पंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे दिल्ली में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। देवी मैना विठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल विठूर की ओर गया। विठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद जब अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया, तभी सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्यचकित हुआ वह, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणा पूर्ण मुख और उसका रुद्र देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ तरस आ गया। सेनापति ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहती हो? तो उस बच्ची ने अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? तो अब बालिका उस व्यक्ति से रक्षा करने के लिए कह रही है जो स्वयं उस महल को तोड़ने के लिए वहां आया हुआ है। इस पर सेनापति ने जवाब दिया, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? तभी बालिका बोली, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? तो सेनापति बोला, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब जी का है, इसलिए सरकार ने इसे समाप्त करने की आज्ञा दी है। तो इस बात पर बालिका बोलने लगी, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरा इतना ही उद्देश्य है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि कृपया करके इस मकान की रक्षा कीजिए। तो सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि बेटी, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, मकान तो मुझे गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं, आपकी प्यारी कन्या मेरी और मुझ में बहुत अच्छा प्रेम संबंध है, हम दोनों आपस में मित्र हैं। कई वर्ष पूर्व मेरी और मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के समान ही प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे आज सारी बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी, उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचान लिया और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोला, हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम मेरी बेटी की सहेली हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा, क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह से पहचानता हूँ, आप मेरी बेटी की मित्र हैं, इसलिए मैं आपकी मदद करने का हर संभव प्रयास करूँगा।
तो इस प्रकार से जब उसने उसकी रक्षा करने के विषय में कुछ बातें बताई तो इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउट्रम वहां आ पहुंचा और उसने बिगड़ कर कहा, हे सेनापति, नाना साहब का महल अभी तक कैसे खड़ा है, इसे क्यों नहीं उड़ाया गया? तो सेनापति हे ने बड़ी ही विनय पूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है कि क्या किसी तरह नाना साहब जी का यह महल बच सकता है? तो आउट्रम बोला, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। तो सेनापति हे बोले, तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल को इस विषय पर एक तार देना चाहिए। तो आउट्रम बोला, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना यहाँ से नहीं वापस जा सकते। तो इस प्रकार से इन बातों को सुनकर मैना भी बड़ी अचंभित हुई और जनरल हे जो सैनिक था, जो वहाँ उस महल को समाप्त करने आया था, वह भी मैना की मदद करने के विषय में सोचने लगा। तो आउट्रम ने उससे कहा कि तुम बिल्कुल भी इस महल को बचाने के विषय में मत सोचो, क्योंकि अंग्रेजी सरकार नाना साहब से बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, उन पर बहुत सारा उनका क्रोध है। तो सेनापति हे के मन में दुखी होकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद जनरल आउट्रम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल को फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का कहीं पता नहीं चला। उसी दिन संध्या समय लाई केनिंग का एक तार आया, जिसका आशय इस प्रकार था, लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउट्रम की आज्ञा से नाना साहब ने के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसाने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी बना दिया गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात की थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है, जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा। जैसे ही हे ने यह बात पार्लियामेंट में उठाई तो पूरा अंग्रेजी समाज हे पर हंसने लगा और उसकी सारी बातों को वहां पर से निरस्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर थॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहां कहीं मिले उन्हें मार दिया जाए। इस प्रकार से अंग्रेज सरकार ने अपना फैसला सुनाया। तो सन 1857 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउट्रम की सेना भी ठहरी हुई थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउट्रम भी वहां पहुंचा और उसने तुरंत पहचान कर बोला, ओह, यह तो नाना साहब की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी वह डरी। जनरल आउट्रम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिससे आज मैं यहाँ जी भरकर रो लूँ, क्योंकि उसे वहाँ अपने पिता की याद आ रही थी। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं होने दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहास संवेदता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई उस आग में जलकर भस्म हो गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। इस प्रकार से देवी मैना की वीरता और अंग्रेजों की क्रूरता दोनों इस पाठ के माध्यम से मैंने आपको समझाई। किस प्रकार से अपने साहस से देवी मैना ने अपने राज्य को नहीं छोड़ा। कहने का तात्पर्य यह है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो,
हमें अंत समय तक अपनी जन्मभूमि को, अपने कर्म भूमि को, अपने स्थान को नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार से देवी मैना ने भी भारत की रक्षा में और अंग्रेज़ों से लोहा लेने में बिल्कुल भी वो पीछे नहीं हटी और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने भी एक सर्वोच्च बलिदान दिया। इसलिए इतिहास उन्हें हमेशा याद करता था।